1 गो। स्वागत है दोस्तों फिर से आपका एक और नई वीडियो में। तो आज हमारा ये आखिरी क्लास होने वाला है आरआरबी क्लर्क मेंस के लिए, जिसमें हमने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी के सारे करंट अफेयर्स कवर करने की कोशिश की है। बिल्कुल एग्जाम रिलेवेंट होने वाला है, लेकिन उससे पहले सीधी बात, नो बकवास, शुरू करते हैं हमारा ये सेशन। लेकिन आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करना अगर वीडियो पसंद आए तो, और वीडियो को लाइक करना। डियर स्टूडेंट, अगर आपने पार्ट 1 मतलब क्लास का पार्ट 2 क्लास का नहीं देखा है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दी गई है, तो प्लीज उसे जरूर देखना मत भूलिए। और इनकी पीडीएफ्स अपने टेलीग्राम चैनल पे आ चुकी है, जिसकी भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। एंड ऑल द बेस्ट डियर स्टूडेंट्स आपकी एग्जामिनेशन के लिए। चलिए पहली न्यूज को कवर करते हैं, सुनते हैं, समझते हैं क्या है। देखो, पहली न्यूज आपके सामने क्या बोल रहा है, यहाँ पे है अनंत शस्त्र सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम इज डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। देखो, क्वेश्चन घुमाने और पूछने की ट्रिक क्या होती है, आपको यहाँ पे बस एक टुकड़ा दिखा दिया जाएगा अनंत शस्त्र का। हालांकि ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, बन गया तो अच्छी बात है। क्वेश्चन पूछा है कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया है, ध्यान से सुनना। इसका आंसर है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ। बराबर, ओके। लेकिन मैं अगर इसके जगह एग्जामिनर होता तो मैं क्वेश्चन आपको ये पूछता कि भाई चलिए बताइए कि 1 जनवरी 2026 को कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का हमने मनाया है एस्टेब्लिशमेंट ईयर, या डीआरडीओ का एस्टेब्लिशमेंट ईयर। मतलब देखो, सिनारियो में डीआरडीओ चल रहा है, तो अपने को पता होना कि डीआरडीओ का एस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1 जनवरी, पहला महीना और साल 2026। मतलब 1958 फर्स्ट ऑफ जनवरी को हमने एस्टेब्लिश किया था अपने देश में डीआरडीओ, राइट। अब समझे, तो ये होता है तरीका, इसीलिए बोलता हूँ लास्ट तक लेक्चर देखना। ओके, चलो थोड़ी डिटेल्स में बता देता हूँ। सबसे पहले क्या हुआ था, ये जो सिस्टम था कौन सा, अ, अनंत शस्त्र बनाने का, ये डीआरडीओ बना रहा था, लेकिन अब उसको ट्रांसफर कर दिया गया है किसको, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। इसलिए क्वेश्चन क्या पूछा कि डेवलप किसने किया, ट्रांसफर थोड़ी पूछा है ना, वही तो मैं बोल रहा हूं। तो ये है अनंत शस्त्र, डीआरडीओ सिनारियो में है, तो प्लीज याद जरूर रखना। अच्छा, आपको पता है ये मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल क्या होता है। मैं यहाँ पे कंसेप्ट भी पढ़ा रहा हूँ, क्वेश्चन भी समझा रहा हूँ, तो समझो। मीडियम, ये जो मिसाइल है, सरफेस टू एयर मिसाइल का मतलब होता है कि एयर डिफेंस सिस्टम जो जमीन से चलाया जाता है और दुश्मनों के हवाई टारगेट्स को, फ्लाइट्स, एयरक्राफ्ट्स, ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर्स या क्रूज मिसाइल्स को डिटेक्ट करता है, ट्रैक करता है और डिस्ट्रॉय करता है। इसमें रडार सिस्टम, कमांड कंट्रोल यूनिट और मिसाइल लॉन्चर शामिल होते हैं। भारत के प्रमुख एसएएम सिस्टम्स है आकाश, एमआरएस, ठीक है, S-400 और QRSAM, ठीक है। तो इसका पर्पस क्या है, देश के शहरों को, मिलिट्री बेसिस को और स्ट्रेटेजिक एसेट्स की रक्षा करना। अच्छा, अब बढ़ते हैं आगे। याद रखना 1 जनवरी 2026 को हमने एस्टेब्लिशमेंट का जो है इसका, 1958 में जब एस्टेब्लिश हुआ था, तो डीआरडीओ डे, फाउंडेशन डे करके मनाया है। ऑब्वियसली इतना समय मैं हर क्वेश्चन पे नहीं दूंगा, पहला क्वेश्चन था इसलिए तरीका बता दिया कि अपना लेक्चर कैसे होने वाला है। ओके, देखिए एक्सरसाइज की बात करें तो जनवरी 2026 में सांझा शक्ति, ठीक है, सांझा शक्ति एक मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है। भारत कहाँ पर हुई है, पुणे महाराष्ट्र। तो द इंडियन आर्मी कंडक्टेड फर्स्ट एवर 2 डे जॉइंट मिलिट्री सिविल फ्यूजन एक्सरसाइज, जिसका नाम है सांझा शक्ति, ठीक है। अगर बात करें तो कहाँ पे हुई है, पुणे में, ठीक है, अंडर द महाराष्ट्र, गुजरात एंड गोवा एरिया साउदर्न कमांड, ठीक है। तो भारत ने ही, भारत की ही आर्मी को ट्रेन किया है, ऐसा टाइप का है, एक सिविल मिलिट्री एक्सरसाइज है। बाहर की कोई कंट्री यहाँ पे नहीं आई थी, बट पूछ सकता है कि सांझा शक्ति या रिसेंट पुणे में हुई मिलिट्री एक्सरसाइज, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। इक्वेरिन जो मिलिट्री एक्सरसाइज है भारत और मालदीव्स के बीच में होती है, कहाँ पर हुई है, दिसंबर 2025 मतलब लास्ट महीने में ये हुई है, ठीक है, तिरुवानाथापू, केरला, ठीक है। उसके बाद भारत और इंडोनेशिया के बीच में गरुड़ शक्ति, ये कहाँ पे हुई है, बाकुल, हिमाचल प्रदेश। राजस्थान में कौन सी हुई है, हिमारू शक्ति, भारत और मलेशिया। उसके बाद अवि इंद्रा, ये इंडिया और रशिया, न्यू दिल्ली में हुआ है, राइट। ये इंडियन एयरफोर्स वाला मिलिट्री एक्सरसाइज है। अब बढ़ते हैं आगे। देखो, हाल ही में अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम चल रहा है चर्चा में। देखो, शांति से सुनो, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहाँ पर हुआ है, स्विट्जरलैंड, दावोस। तो ये याद रखो, दावोस, स्विट्जरलैंड। अच्छा, उसकी थीम याद रख लो भैया। थीम क्या है, अ स्पिरिट ऑफ डायलॉग, ठीक है, अ स्पिरिट ऑफ डायलॉग। अच्छा, ऑक्सफोर्ड ने वर्ल्ड ऑफ ईयर, ठीक है, वर्ल्ड ऑफ ईयर ये दिया है, और इसका
क्या है वर्ड ऑफ ईयर? रेज बाइट, ठीक है, रेज बाइट वर्ड ऑफ ईयर। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। देखो रिसेंटली तमिलनाडु ने 5 या तमिलनाडु को 5 नए जीआई टैग्स दिए गए, प्रदान किए गए। मैंने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया था, लेकिन ये ट्रेंडिंग है तो याद करिए। ये है वोरियर कॉटन साड़ी, उसके बाद कविंधापाड़ी नाटू सक्कारी, ठीक है, प्लीज अपने हिसाब से प्रोनाउंस कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या है? थोयामाइली राइस, और देन ये क्या है? चोपो सामान, यानी कुछ यूटेंसिल्स है, क्राफ्ट्स वाले सामान है, ठीक है। ये क्या है? नमक्कल मक्कल, ठीक है। तो ये चीज है, प्लीज, हार्ड टू प्रोनाउंस बट ऑब्वियसली यहां से ऑप्शंस बनते हैं। अपनी जुबान से, अपनी समझ से एक बार वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके रख देना। वैसे तो पीडीएफ मिल रही है टेलीग्राम चैनल पे, ये रहा टेलीग्राम चैनल का नाम, और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही है। पहले लेक्चर कंप्लीट करो भाई, ठीक है। आई होप कि आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, बस कंप्लीट करना। एंड ऑल द बेस्ट। आप अभी तक इस वीडियो में टिके हो, आपका आधा कंपटीशन छोड़ के चला भी जा चुका होगा, ठीक है। अगेन, अरुणाचल प्रदेश का ये ट्रेडिशनल ब्लेड है दो और याक चुरपी, इनको मिला है जीआई टैग। उसके बाद अगर बात करें तो वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग मैंडरिन ऑरेंज को जीआई टैग मिला है रिसेंटली नवंबर में। तो अपन ने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, ये महीने को फोकस किया है। अच्छा, ये पेड़ ना न्यूज में है, तो अभी कैसा है ना, आपको स्टैटिक वाले ज्यादा बाउंसर फेंक के मार रहे हैं, आईबीपीएस वाले। तो समझो स्टैटिक में ही क्यों है, ये इंडेंजर्ड स्पीसीज में आ चुका है। मतलब ये रेड सैंडल्स, आपने देखा है केजीएफ, सॉरी, पुष्पा मूवी, लाल चंदन, तो वही है ये लाल चंदन। एक प्रजाति है, पेड़ की प्रजाति है, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पेट्रोकार्पस सैंथेलिनिस। दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज। तो ये ज्यादातर कौन से जगह पे दिखा जाता है? तो ये देखा जाता है ईस्टर्न घाट्स, ठीक है। अब देखो, ईस्टर्न घाट्स आपको पता है ये हमारा भारत है, तो इस साइड वाला जो एरिया रहेगा इसको ईस्टर्न घाट्स बोलते हैं, और इस साइड वाला जो घाट्स बोलते हैं इसको वेस्टर्न घाट्स बोलते हैं, ठीक है। तो ईस्टर्न घाट्स। आगे बात करते हैं नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? चेन्नई में। उन्होंने 82 लाख सैंक्शन किया है आंध्र प्रदेश बायोडायवर्सिटी बोर्ड को, इनके कंजर्वेशन के लिए, ठीक है। यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि 1 लाख सैपलिंग्स फार्मर्स को दिए जाएंगे, ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट लगाए जाएंगे। और ये थ्रेट का है इनको? किस बात का थ्रेट है? सरकार इतना पैसा दे रही है, न्यूज में है। यहाँ पे देखिए, चंदन बहुत महंगा होता है, हाई कमर्शियल वैल्यू होती है, तो स्मगलिंग भी होती है। ये एक औषधीय और कीमती लकड़ी वाला पेड़ है, ठीक है। उसके बाद ये लाल रंग की होती है। इसका उपयोग आयुर्वेदिक दवाइयाँ, सौंदर्य जो प्रसाधन के आपके और ये प्रोडक्ट्स है, लग्जरी फर्नीचर और जो धार्मिक वस्तुएं बनती है। अब ये वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत संरक्षित है, प्रोटेक्शन मिला है, इसीलिए इसको तोड़ना या कहीं स्मगल करना ये अपराध के अंडर आता है, ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो याद रखना चाहिए आपको रेड सैंडर्स। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी डाटा, विच स्टेट टॉप द लीस्ट इन नंबर केसेस ऑफ क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार कौन से राज्य ने टॉप किया है, ठीक है, केसेस ऑफ क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन? तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है, और मध्य प्रदेश ने टॉप किया है केसेस अगेंस्ट क्राइम चिल्ड्रन, बच्चों के प्रति गुनाह बढ़ना, ठीक है। तो ये मध्य प्रदेश ने टॉप किया है। तो उसी के साथ साथ अगर हम देखें तो बाद में आता है महाराष्ट्र और फिर आता है असम, ठीक है, और उसके बाद दिल्ली। तो याद रख लो, प्लीज पॉज करके पढ़ लो। अच्छा, वेयर वॉज 11th वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट 2025 का हुआ है? देखिए, वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी का मतलब ऐसा है कि वैश्विक आर्थिक व्यवस्था जिसमें आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यावरण का संरक्षण और संसाधनों की सतत उपयोग किया जाए। रिन्यूएबल सोर्सेस बोलते हैं ना अपन, तो इसमें रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन टेक्नोलॉजी, लो कार्बन इंडस्ट्री, इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट और ग्रीन जॉब्स को बढ़ावा दिया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? कार्बन इमिशन कम करना, क्लाइमेट चेंज से लड़ना और फ्यूचर जनरेशंस के लिए सस्टेनेबल ग्रोथ को सुनिश्चित करना। तो इसका सही आंसर है भाई, ये समिट कहाँ पे हुई थी? अबू धाबी, राइट। आगे बढ़ते हैं। जो मैंने अभी अंग्रेजी में बोला वही है, इसकी थीम देख लो, इनोवेटिंग फॉर इम्पैक्ट एक्सेलरेटिंग द फ्यूचर ऑफ ग्रीन इकोनॉमी। ओके, ये कहाँ पर हुआ है? अबू धाबी में हुआ है, ठीक है। तो जो मैंने बोला आपको, रिन्यूएबल एनर्जी, सर्कुलर इकोनॉमी, अकाउंटेबिलिटी, वही जो बोला वही है। आगे बात करते हैं। स्टैटिक भी पढ़ना इंपॉर्टेंट है, तो नबार्ड, नबार्ड का फाउंडेशन 12 जुलाई 1982 किसने रिकमेंड किया? बी
शिवारमन कमेटी। ओके, उसके बाद अगर बात करें ये कौन सा एक्ट के अंदर है? 1981 नाबार्ड एक्ट। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई, महाराष्ट्र। अच्छा, नाबार्ड के अभी के प्रेजेंट चेयरमैन कौन है? शाहजी केवी। किसके अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। राइट, तो ये होता है आपका नाबार्ड। आगे बात करते हैं। अच्छा, पहले तो ये देखो, ISSF जूनियर वर्ल्ड कप जो कि न्यू दिल्ली में हुआ है, कौन से कंट्री ने टॉप किया है? अच्छा, इसका उत्तर है इंडिया। भैया ये भी तो जान लो कि यहाँ पे ये जो कप हुआ है जिसमें भारत ने टॉप किया है, तो ये ISSF इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन का एक इवेंट होता है जिसमें अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता खेली जाती है। उसके साथ साथ इसमें जूनियर खिलाड़ी आमतौर पर 21 वर्ष से कम राइफल, पिस्टल और शॉटगन इवेंट्स होते हैं। इसका उद्देश्य है युवाओं को निशानेबाज जो निशानेबाजी गेम होता है ना, उसको अंतरराष्ट्रीय मंच देना और सीनियर लेवल पर तैयार करना। भारत इसमें नियमित रूप से भाग लेता रहता है और कई पदक हमने जीते हैं। उसी के साथ साथ टोटल भारत ने कितने जीता है? 27, जिसमें 8 गोल्ड मेडल, 10 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज मेडल है। राइट, प्लीज याद रखिए। अच्छा, सेकंड पे एक इंडिविजुअल एथलीट है, फिर इटली, रिपब्लिक चेक, फोर्थ पे क्रोएशिया। ओके, बढ़ते हैं आगे। हु वेर अवॉर्डेड 2025 नोबल प्राइज इन फिजिक्स? किसको मिला है भाई नोबल प्राइज इन फिजिक्स? तो ये मिला है जॉन क्लार्क, माइकल डेवोरेट एंड जॉन मार्टिनीज। ठीक है, ये आपके सामने फोटो है उनकी। फॉर द डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग एंड एनर्जी क्वांटाइजेशन इन इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज और आपको बताना चाहता हूँ, ये जो नांगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ऐसी अपने को आउट ऑफ द बॉक्स IBPS क्लर्क, SBI क्लर्क में मिले स्टैटिक वाले। ये चर्चा में है, इसीलिए मैंने आपके लिए लाया। देखो ना, ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेस, रिवर डेवलपमेंट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे चल रहा है और न्यूज में भी। क्यों? क्योंकि ये सपोर्ट करती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अबंडेंट फ्लोरा फौना, मतलब यहाँ पे पक्षी, आपको बायोडाइवर्सिटी सब देखेंगे, इंक्लूडिंग थ्रेटेड, जिसको थ्रेट है। ठीक है, 116 एकड़ में फैली हुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है, उसके साथ साथ इंडेंजर्ड इंडियन पेंगोलिन भी रहता है, इजिप्शियन वल्चर भी रहता है, वल्नरेबल लेपर्ड भी। तो इसीलिए ये चर्चा में है। तो ये कौन से राज्य में है भाई? ये भी तो हमको जानना है। तो ये है बिहार, सॉरी, पंजाब। राइट, तो करेक्ट आंसर इज पंजाब। डियर स्टूडेंट, यहां तक आपको क्लियर है? देखो भाई, आप सीरियस हो, आप अभी तक इस वीडियो में यहां तक टिके हो, मतलब आप में जज्बा है एग्जाम क्वालिफाई करने का। आपके आधा कंपटीशन तो वीडियो छोड़ के भाग चुका होगा। जेन्युइन बात है, कितना भी बड़ा टीचर है, मैं किसी टीचर को ऐसा नहीं बोलूंगा, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ हर टीचर की, हर टीचर अपने तरीके से पढ़ाता है। लेकिन मैं एक ही बात आपसे पूछना चाहूंगा, अगर आप में जज्बा है ना भाई जीतने का, आप पढ़ो कैसे भी। लेकिन जिस दिन आपने ठान लिया कि हाँ, मुझे कम रिसोर्सेस के साथ, ज्यादा रिवीजन के साथ इस सब्जेक्ट को क्लियर करना है, मतलब जनरल अवेयरनेस, तभी आपका बेड़ा पार होगा। आप 10 जगह से कंटेंट कंज्यूम करके या फिर ज्यादा ओवरबर्डन या ज्यादा थॉट अपने दिमाग में डाल के परीक्षा पास नहीं कर सकते। तो सबसे पहले अपने भेजे को, दिमाग को शांत रखो, आहिस्ता से इस वीडियो को कंप्लीट करो और एग्जाम वाले दिन अच्छे से जाओ। जो क्वेश्चन आपको टफ रहेगा वो हर किसी को टफ रहेगा, क्योंकि आपने मेहनत किया है, सबने मेहनत की है। इसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन हार्ड आए, क्योंकि अभी आएंगे सामने, तो उसको देख के आपको घबराना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आराम से पढ़ते हैं। ठीक है, उससे पहले डियर स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए, क्योंकि आगे आने वाले IBPS के कैलेंडर के एग्जाम बहुत सारे हैं। असिस्टेंट हो गया, नाबार्ड असिस्टेंट, RBI असिस्टेंट, तो सारे आपका उत्साह देख के ही वीडियो आने वाले हैं। लाइक करना मत भूलिए, शेयर करना मत भूलिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द नोडल मिनिस्ट्री प्रधानमंत्री कुसुम स्कीम? प्रधानमंत्री जो कुसुम स्कीम है, इसको इंप्लीमेंट करने वाली कौन सी मिनिस्ट्री है? लेकिन उससे पहले समझो शॉर्ट में कि ये प्रधानमंत्री जो कुसुम योजना है, ये क्या है। ठीक है, पहले आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ऑप्शन नंबर सी। समझो, ये जो स्कीम है ना, ये केंद्र सरकार की योजना है जिसका उद्देश्य किसानों को सौर ऊर्जा से जोड़ना है और डीजल पर कम निर्भरता करना है। इसके तहत सोलर पंप, ग्रिड कनेक्टेड सोलर प्लांट और फार्म लेवल सोलराइजेशन को बढ़ावा दिया जाता है। इससे किसानों की सिंचाई लगभग घट ही जाती है। ठीक है, इससे किसानों की सिंचाई घटती नहीं, मतलब लागत बढ़ती है। देखो, मतलब बोलने का मतलब क्या है, एम क्या है, डी डीजलाइज एग्रीकल्चर। भाई आपके जो पंप है,
जो पानी के लिए पंप यूज़ करते हो, तो डीज़ल कंज़्यूम करते हो, उससे पॉल्यूशन होता है, डीज़ल महँगा होता है। तो उससे क्या होगा कि हमको रिड्यूस करना है एनवायरनमेंट का पॉल्यूशन, तो अब हम सोलर दे रहे हैं ना उनको, सोलर पंप, तो उससे क्या होगा कि किसानों की जो सिंचाई की लागत घटती है। एक डीजल वाला पंप चलेगा, उतनो उसको उनको कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। वही अगर सोलर वाला पंप चले तो वो फ्री का आपको मिल रहा है एनर्जी। सो दैट इज द थिंग। ओके। हाँ, अच्छा। उसके बाद हम बात क्या करते हैं कि अगर एक्स्ट्रा इनकम वो कमा सकते हैं सोलर से, सोलर पैनल से, सोलर एनर्जी को वो बचाते हैं, तो वो बिजली को बेचकर भी इनकम यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। स्वच्छ ऊर्जा को प्रोत्साहन मिलता है। तो अगेन मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी नोडल मिनिस्ट्री है। उसके बाद अगर बात करूँ तो ये जो स्कीम है 2019 में लॉन्च हुई थी, और ये स्कीम पता है आपको, अफ्रीका और आइसलैंड जैसे अदर नेशंस में भी इंटरनेशनल सोलर अलायंस के प्लेटफॉर्म के तहत दूसरे देश भी इसको अपना रहे हैं। राइट, तो ये चीज थी। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च द फोर्थ एडिशन ऑफ स्टूडेंटशिप प्रोग्राम फॉर आयुर्वेदा रिसर्च कीन स्पार्क? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेस। ओके, बढ़ते हैं आगे। अटल पेंशन योजना भैया ध्यान से समझ लो क्या हुआ है, क्योंकि ऐसा पैटर्न देखा गया है आईबीपीएस और एसबीआई के एग्जामिनेशन में। क्या हुआ है सर, ये चीज हुई कि इस स्कीम को 2030-31 तक बढ़ाई गई है। ठीक है, कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है। ठीक है, अच्छा। ये क्या है, मिनिमम गारंटी पेंशन है। आप इसमें 1,000 से 5,000 तक पेंशन पा सकते हैं जब आप 60 साल के हो जाते हैं। ओके, इसमें एंट्री करना है तो 18 से 40 साल तक आप एनरोल कर सकते हैं। अगर आपकी उम्र इतनी है तो आप पेंशन के लाभार्थी बनोगे 60 साल के बाद। अच्छा, इसमें टैक्स पेयर जो है ना वो एलिजिबल नहीं होते। कमेंट बॉक्स में मुझे इतना बताइए कि अटल पेंशन योजना बस लागू कब की थी, लागू कब करवाई गई थी। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। ध्यान से समझना बेटा, कॉन्सेप्ट वाला चीज है। आसानी से समझाऊंगा, एक कहानी के माध्यम से समझाऊंगा। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच टू एग्रीकल्चर इनिशिएटिव वेयर लॉन्च? ऐसे कौन से दो एग्रीकल्चर इनिशिएटिव है जो लॉन्च किए गए हैं प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट अक्टूबर 2025 में? ऑब्वियसली आप नबा आप आरआरबी में जाओगे, ग्रामीण एरिया में जाओगे, तो ये क्वेश्चन आपका रखने का तो बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और मिशन फॉर आत्मनिर्भर भारत इन पल्सेस। देखो, एक कहानी से समझते हैं हम क्या चीज है। ये डेटा है, डेटा पढ़ने से पहले कहानी समझो। मान लीजिए एक रामू नाम का किसान है जो पहले दाल बाहर से खरीदता था, महंगी भी और कम भी रहती थी। खरीदता था तो महंगी भी मिलती थी उसको और कम भी मिलती थी। तो सरकार ने शुरू किया प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि मिशन आत्मनिर्भर भारत में पल्सेस। ठीक है, क्या किया, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। ठीक है, और आत्मनिर्भर भारत इन पल्सेस। ओके, अच्छा। अब ये दो मिशन आ गए। इस मिशन के तहत किसानों को अच्छे बीज, एमएसपी, ठीक है, उसके बाद टेक्नोलॉजी और जो सिंचाई की सहायता है वो मिलती है। उसके तहत रामू ने दाल उगाई। उससे क्या हुआ, अच्छी दाल हमारे देश में ही हमने दूसरे देशों से लेना ये छोड़ दिया। ऐसे रामू जैसे कई किसान होंगे, किसानों की इनकम बढ़ी और भारत दालों में आत्मनिर्भर बना। मतलब ये मिशन पल्सेस का उत्पादन बढ़ाकर किसानों को मजबूर और देश को आत्मनिर्भर बनाता है। तो ये चीज मैंने बताई। अच्छा, ये योजना को टोटल 24,000, ठीक है, करोड़ का यहाँ पे पैसा दिया गया। अब इसमें क्या होगा, सबसे पहले 100 जिलों को इस स्कीम में लागू करने वाले हैं, जहां पे देखा जाएगा उनकी प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करा जाएगा, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन देखा जाएगा, इरिगेशन शॉर्टेज और फार्म क्रेडिट्स, किसमें, 100 जिलों में। अच्छा, मिशन आत्मनिर्भरता इन पल्सेस को 11,440 करोड़ रुपए दिया गया है, जिसमें अगर हम बात करें तो टोटल ये कल्टीवेशन का टारगेट रखा गया 35 लाख हेक्टर्स में। ठीक है, तो ये सारी चीज थी, आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ कोऑपरेटिव ड्रिवन नेशनल राइडिंग हेलिंग इनिशिएटिव सपोर्टेड बाय नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन? देखो, भारत में ऐसा कौन सा एक प्रोजेक्ट लाया गया है ये पूछा गया है, तो ये है भारत टैक्सी। मैं हर लेक्चर में बता रहा हूं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो भारत टैक्सी एक सरकार की पहल है जिसका उद्देश्य देश भर में सुरक्षित, सस्ती और अ, अच्छी जो है टैक्सी की सेवाएं प्रदान करना है। देखो क्या होता है, ओला, उबर, यहाँ पे मालक बन के काम नहीं करता कोई टैक्सी ड्राइवर। समझ रहे हो, ये अपनी मनमानियां चलाती है कंपनीज। तो
ये जो भारत टैक्सी है ना, इसके तहत क्या होगा, जो लोकल टैक्सी ड्राइवर्स है उनको प्लेटफॉर्म मिलेगा। ठीक है। फॉरेन के या प्राइवेट कंपनीज के एप्लीकेशंस पे अपने को डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। जो टूरिस्ट होते हैं या आम नागरिक होते हैं, उनको भरोसेमंद सेवा देने के लिए एक प्लेटफॉर्म लाया गया है। क्योंकि देखो, आपकी गाड़ी है, आप टैक्सी ड्राइवर हो, तो आप बहुत अच्छे से उसको यूज और संभाल के सर्विसेज दोगे। डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए लाया जाएगा। अब इससे क्या होगा, ड्राइवर्स जो है उनकी इनकम बढ़ेगी, रोजगार में वृद्धि होगी, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, खासकर टायर 2 टायर 3 सिटीज में। सस्ती, सुरक्षित और पारदर्शी टैक्सी सेवाएं मिलेंगी। और उसके साथ साथ लोकल डिजिटल ट्रांसपोर्ट का इकोसिस्टम मजबूत होगा। राइट, तो ये चीजें याद रखो डियर स्टूडेंट। अच्छा, अब बढ़ते हैं आगे। मैंने जो अभी बताया वही यहाँ पे है। ठीक है। नेक्स्ट चीज, विच स्पेस टेक्नोलॉजी स्टार्टअप अनाउंस मिशन दृष्टि। देखो बहुत ध्यान से पढ़ना, ठीक है। विच स्पेस स्टार्टअप अनाउंस मिशन दृष्टि, द वर्ल्ड फर्स्ट मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन ईओ सैटेलाइट। दो चीजें आपको पढ़ना और समझना आनी चाहिए, मिशन दृष्टि और मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन ईओ सैटेलाइट। पहले हम समझते हैं कि मिशन दृष्टि क्या है। देखो, अगर मैं बात करूं, मिशन दृष्टि भारत सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य स्पेस टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना है। इसके तहत इसरो इन स्पेस, देखो स्पेस मैंने क्या बोला, इसरो, और उसके बाद शब्द बोला इन स्पेस। तो ये क्या है, इन स्पेस क्या होता है, इसरो की बॉडी है जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को फंडिंग करती है कि भैया तुम भी प्राइवेट सेक्टर हो, चलो। जैसे अमेरिका में क्या हुआ है, नासा और स्पेस एक्स, तो स्पेस एक्स को क्यों बढ़ावा दिया गया, प्राइवेट फंडिंग मिली, एलॉन मस्क को सपोर्ट किया गया। वैसे ही इसरो की एक सब्सिडियरी बॉडी है इन स्पेस, और जो प्राइवेट स्टार्टअप्स है उनके बीच सहयोग बढ़ाया जाता है। तो स्पेस सेक्टर में इनोवेशन को बढ़ावा देना, स्टार्टअप्स को टेक्नोलॉजी, डेटा, इंफ्रास्ट्रक्चर का सपोर्ट देना, आत्मनिर्भर भारत के तहत अपने भारत देश की स्पेस इकोसिस्टम को मजबूत बनाना, ये उसके उद्देश्य है। इसका परिणाम क्या होगा, इंडियन स्पेस स्टार्टअप्स ज्यादा बढ़ेंगे, काम अच्छा होगा, दूसरे सैटेलाइट्स को हम लॉन्च कर पाएंगे। आज तक हम दूसरों पे डिपेंड थे। भारत की वैश्विक स्पेस शक्ति मजबूत होगी। तो ये जो होता है, ये होता है मिशन दृष्टि। अब दूसरा शब्द मैंने बोला था भैया, मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। ऐसा उपग्रह, ऐसी सैटेलाइट होती है जिसमें एक से अधिक सेंसर लगे होते हैं, जो ऑप्टिकल, इंफ्रारेड, रडार, ये सेंसर पृथ्वी की सतत मौसम, फसल, जंगल, जल संसाधन और आपदाओं की दिन रात निगरानी करते हैं। हर मौसम में निगरानी करते हैं। इसका उपयोग कृषि योजना, आपदा प्रबंधन, जलवायु अध्ययन और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए किया जाता है। ओके, तो ये कौन सी कंपनी है, वो है गैलेक्सी आई स्पेस। राइट, याद रखो। अच्छा, यूट्यूब क्या चीज हो गया, भारत इंडियन ओरिजिन के यूट्यूब सीईओ नील मोहन ने, इनका नाम आया है टाइम मैगजीन। लास्ट बार प्राजक्ता कोहली का नाम आया था तो एग्जाम में पूछा गया था। तो सोच लो भैया, रेफरेंस और कंटेंट तो तगड़ा मिल रहा है। लेकिन अभी भी आप लोग क्या कर रहे हो, ये चीज नहीं कर रहे हो। प्लीज रिक्वेस्ट है भाई और बहनों, सब्सक्राइब कर दीजिए, हमें भी सपोर्ट कीजिए। खैर, कोई बात नहीं, अगर कंटेंट अच्छा लगा तो ही करना, ठीक है। अगर आपको लगता है कंटेंट ठीक नहीं है, सो कोई दिक्कत नहीं। एजुकेशन इस दुनिया में सबके लिए फ्री है और वो होना भी चाहिए। डिजिटल युग में जी रहे हैं हम। इंडियन ओरिजिन यूट्यूब सीईओ नील मोहन का नेम आया है टाइम मैगजीन 2025 सीईओ ऑफ द ईयर। अच्छा, इंडिया टूरिज्म डेटा, ठीक है, 2025 का है, जिसमें महाराष्ट्र ने लीड किया है सारे स्टेट्स के अकॉर्डिंग। और हम भारत ने सबसे ज्यादा, यूएसए, उसके बाद यूनाइटेड किंगडम, रशिया, इसमें उनका ध्यान खींचने में हमारे टूरिज्म सेक्टर ने मदद की है। मतलब यहाँ से सबसे ज्यादा लोग आए हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्रॉप की वैरायटी है, पंत उड़द 13, पंत उड़द 14, पंत मटर 554, पंत जौ 1106। ये कौन से स्टेट ने लॉन्च की है, तो ये की है ऑप्शन नंबर बी भाई, उत्तराखंड। राइट, मुझे बताइए कि उत्तराखंड के गवर्नर कौन है। ठीक है, ओके, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। उससे पहले डियर स्टूडेंट, यह ना एक हाइप का यूट्यूब में नया फीचर आया है। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है डियर स्टूडेंट, आप हाइप की बटन को प्रेस कीजिए, ताकि ये वीडियो आप जैसे पढ़ाई करने वालों का, बच्चों को तक ये पहुंचे। कर भला तो हो भला, ये रिक्वेस्ट है। मैं तो और कुछ ज्यादा मांग नहीं रहा हूँ आपको, न पेड न कुछ न पैसे। तो प्लीज ये फ्री वाला जो चीज है ना, ये करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने लिए, ठीक है, क्योंकि पीडीएफ वहीं से मिलेगी।
आगे आने वाले लेक्चर्स के लिए और डेली करंट अफेयर्स के भी। अब अपना 1 फरवरी से शुरू हो जाएगा, ठीक है, आपकी एग्जाम थी इसलिए अपन रुके थे। उसके बाद सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को बताइए कि एक ऐसा चैनल भी एग्जिस्ट करता है जो बैंकिंग एग्जाम्स के लिए टू द पॉइंट पढ़ाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सितंबर 2025 की बात करते हैं तो क्या हुआ है, स्पोर्ट्स की न्यूज है। 145th एडिशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट ओपन टेनिस चैंपियनशिप 2025, उसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने जीता है मेंस सिंगल, किसको हराया है, जेनिक सिन्नर को। और अगर हम बात करें बेलारूस के टेनिस प्लेयर आरियाना सबेलेंका, तो इन्होंने जीता है वुमेन सिंगल, किसको हरा के, यूएसए के अमांडा एनीमी एनीसीमोवा को, ठीक है। तो ये है विनर कार्लोस अल्कराज। उसके बाद आरियाना, और मेंस डबल में मार्कल हॉरिको और गैब्रिलिया और एरिन, ये नाम याद रख लीजिए, ठीक है। यूएस ओपन टेनिस चैंपियनशिप, ठीक है, यूएस ओपन टेनिस चैंपियनशिप। आगे बढ़ते हैं, नवंबर की बात करें तो 2 नवंबर को बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हुई थी। भारतीय वुमेन्स क्रिकेट टीम ने पहला अपना आईसीसी का वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप जीता, साउथ अफ्रीका को हराया 52 रनों से। उसके बाद ये जो मैच खेला गया डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी नवी मुंबई में, और ये 13वां एडिशन था वुमेन्स वर्ल्ड कप का। उसके बाद बात करें तो ये रही आपके सामने प्लेयर ऑफ द मैच शिफाली वर्मा, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दीप्ति शर्मा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। डियर स्टूडेंट, होम बाउंड शॉर्ट लिस्ट हुई है ऑस्कर्स 2026 के लिए बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी, बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी। ये जो मूवी है, डायरेक्टर है नीरज ग्यावान, करण जौहर इसके प्रोड्यूसर है, ये नहीं पूछेगा, एक डायरेक्टर पूछ सकता है। फिर कैटेगरी बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म, और इवेंट है ये 98th अकेडमी, जिसको हम ऑस्कर अवार्ड्स भी बोलते हैं। डियर स्टूडेंट, अब आपके सामने दो स्टैटिक चीजें हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन अगले स्लाइड में इसका रिलेशन है इसलिए मैंने आपको पहले स्टैटिक चीजें। अच्छा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की अगर स्थापना की बात करते हैं तो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 7 अप्रैल 1948। उसके बाद इसका हेडक्वार्टर है जेनीवा स्विट्जरलैंड। वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं 7 अप्रैल को। फिलहाल 194 मेंबर कंट्रीज है, जिसमें से यहाँ पर यूएसए ने परमानेंटली अब बोल दिया गया है कि हम आपके मेंबर नहीं रहेंगे, तो यूएसए टोटल आउट हो चुका है। जेनीवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है। अगर बात करें डायरेक्टर जनरल तो टेड्रोस एडोनोम गेब्रियोस इसके हेड है। एनपीसीआई यूपीआई क्या है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि 19 दिसंबर 2008 को इनकॉर्पोरेट हुआ था। उसके बाद यूपीआई की अगर बात करें तो पायलट लॉन्च हुआ था 11, मतलब एक प्रोडक्ट लागू कब हुआ था, 25 से एप्लीकेशन लाइव हुआ, 11 अप्रैल को वो पायलट प्रोजेक्ट पे लॉन्च किया गया। तो याद रखो यूपीआई का 11-25 रूल, ठीक है। पायलट लॉन्च अप्रैल 2016 और 25 तारीख को आपके प्ले स्टोर पे लाइव हो चुका था। तो ये चीज है, एनपीसीआई 2008 में बना, यूपीआई लॉन्च हुआ 2016 में, ठीक है। बात करते आगे, वेयर वॉज वर्ल्ड हेल्थ समिट, इसलिए मैंने डब्ल्यूएचओ आगे ले लिया था। तो डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ समिट कहां पर हुआ है भैया, ये हुआ है ऑप्शन नंबर बी, बर्लिन जर्मनी, राइट, बर्लिन जर्मनी। आई होप कि इतने डिटेल्स आप तक पहुंच चुके हैं, समझ चुके हैं। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन 2025 ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट, तो ये कितनी रैंक है हमारी, 102, 102। अच्छा, ये रिपोर्ट पब्लिश करता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड आयरलैंड। उसके बाद वेल्थ वेल्थंग वेल्थंगर लाइफ जर्मनी, इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल लॉ ऑफ पीस एंड आर्म कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है, याद रखिए। गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, जिसको गिफ्ट सिटी बोलते हैं, रैंक एट विच पोजीशन इन ग्लोबल फाइनेंस सेंटर इंडेक्स GFCI 38, क्या नंबर पे आई है, तो ये है 43rd, ठीक है। अच्छा, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स क्या होता है, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2025 की रिपोर्ट है, ये रिसेंटली वाज रिलीज बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, तो ये किया गया है वही ऑप्शन नंबर डी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। ओके, चलिए, विच फुटबॉल टीम वॉन द 125th इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन IFA शील्ड, किसने जीता है ये 125 एडिशन इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन का, तो ये जीता है मोहन बागान सुपर जायंट्स। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। डियर स्टूडेंट, अब थोड़ा सा स्टैटिक,
देखो 1 मार्क मिल सकता है, ध्यान देना। मैंने यहाँ से कुछ खेल मतलब हॉकी और क्रिकेट की ट्रॉफीज़ के ऊपर से क्वेश्चन देखे हैं आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क में। तो आपको ये भी पता होना कि कौन सी इंपॉर्टेंट कप्स एंड आपके मेडल्स है जो रिलेटेड है आपके गेम से। देखिए हॉकी की अगर बात करूँ तो मुंबई गोल्ड कप हॉकी से रिलेट है। हमने अब देखा हॉकी। अब क्रिकेट की बात करें तो विनोद मानगन ट्रॉफी है, क्रिकेट से रिलेटेड। हॉकी से रिलेटेड है आगा खान कप, रामानुजन ट्रॉफी टेबल टेनिस। फुटबॉल से अगर बात करें तो आशुतोष ट्रॉफी। पोलो की बात करें तो प्रीति सिंह ट्रॉफी। वैसे ही डोमेस्टिक बैडमिंटन के जो टूर्नामेंट होते हैं ना, ये आपको यहाँ पे पॉज करके पढ़ना है, ठीक है। देखो सिंपल सी बात है भाई, आएगा तो सबको आएगा, नहीं आएगा तो किसी को नहीं आएगा। फालतू का 1 मार्क के चक्कर में मगजमारी मत करो, लेकिन अपना काम है ना ये इन्फॉर्मेशन देखना, तो प्लीज पॉज करके देखो। इसलिए हम दूसरी न्यूज़ कवर करेंगे। ये वैसे ही हॉकी की है और ये वैसे ही आपके क्रिकेट के है। पॉज करो, एक नज़र घुमा दो बस। अगर मैं यहाँ पढ़ूँगा तो फिर वीडियो और लंबी हो जाएगी। ये आपके लिए होमवर्क है। आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज़ कवर करते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट जीएफआरए 2025, व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन वर्ल्ड टोटल फॉरेस्ट एरिया। ओके, देखो क्या हुआ है कि ये यूनाइटेड नेशन ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट 2025 की रिपोर्ट की बात करें, जिसमें भारत का वैश्विक ग्लोबल वन क्षेत्र कितना है, तो वो है 9th रैंकर। ठीक है, अब उन्होंने क्या बोला है कि 9th रैंक पे हमारा टोटल फॉरेस्ट एरिया है। मतलब क्या है कि इतना हमारे पास फॉरेस्ट है। लेकिन लेकिन समझो, हम यहाँ पर बात करते तो एनुअल हम हर साल फॉरेस्ट बढ़ाते जा रहे हैं। इसकी भी एक पोजीशन आई है। हमारे पास एरिया कितना है उसके पोजीशन के संदर्भ में अगर बोला जाए तो 9वीं पोजीशन पे हम है। ठीक है, टॉप कंट्रीज में 9th पोजीशन पे। लेकिन हम हर साल अपने देश में फॉरेस्ट की एरिया भी तो बढ़ाते जा रहे हैं, उसमें हम है 3rd पोजीशन पे। राइट, अब ये रिलीज कौन करता है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एफएओ, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? रोम, इटली। ठीक है, रोम इटली। ओके, अब देखो दुनिया भर में जितना जंगल है उसमें भारत का हिस्सा बढ़कर 72.7 मिलियन हेक्टेयर हो गया है। राइट, दिखा आपको, ये बात है। उसके बाद ये आंकड़ा वैश्विक जंगल के लगभग 2% के बराबर है। ये भी आपको समझा। अच्छा, यहां पर अगर हम बात करें पिछले साल 10th रैंक पे थे, अब 9वें। दूसरी बात मैं क्या बोलना चाहता हूं कि यहां पर तीसरा स्थान क्यों मिला? कि भारत में फॉरेस्ट एरिया हर साल सबसे तेजी से बढ़ रहा है और दुनिया में हम 3rd नंबर पे हैं। यही चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। तो प्लीज अब आगे न्यूज़ ध्यान से सुनो। ये जो हिंगोट वॉर फेस्टिवल है, ये कौन से राज्य से है? यहाँ पे फेस्टिवल्स भी पूछे जा रहे हैं। तो स्टैटिक को नजरअंदाज मत करो। करंट को मैंने ज्यादा रखा हो, लास्ट लेक्चर में बोला था कि लास्ट लेक्चर स्टैटिक ज्यादा, फिर भी ये देखो जो हिंगोट वॉर फेस्टिवल है ये कौन से राज्य का है? मध्य प्रदेश। उसके बाद ब्रिक्स ने लॉन्च कर दिया है सारा डेटा जो भारत में होने वाला 2026 का ब्रिक्स कहाँ पर हो रहा है? इंडिया। ठीक है, 2026 का ब्रिक्स कौन से कंट्री में हो रहा है? इंडिया। लेकिन लेकिन यहाँ पर हम बात करते हैं कि नया लोगो और वेबसाइट आ चुकी है। इसकी थीम याद रख लो, बिल्डिंग अ रेजिलियंस इनोवेशन कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। अगर हम बात करें तो ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है bricks2026.gov.in। राइट, तो ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट, विच सिटी इज द वेन्यू ऑफ भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस? ओके, भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं तो ये कहां पर हो रहा है? तो ये दोस्तों अक्टूबर के महीने मतलब दिसंबर का फर्स्ट वीक और अक्टूबर का लास्ट वीक में हुआ था, न्यू दिल्ली। राइट, जनवरी का करंट अफेयर लास्ट तक है, इसलिए बोल रहा लास्ट तक रुक जाओ, आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। SJ-100 एयरक्राफ्ट दैट वाज रिसेंटली इन न्यूज, ये कौन सी कंट्री ने बनाया है? ठीक है, तो ये पूछा गया। तो ये है भाई आपका ऑप्शन नंबर ए, रशिया। ठीक है, तो यहाँ पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और ये रशिया का जो सुखोई है, ठीक है, सुपरजेट 100, ये बनाया है रशिया ने। उसके बाद आगे बात करते हैं। आभार ऑनलाइन स्टोर हैज बीन लॉन्च ऑन विच प्लेटफॉर्म? ठीक है, तो बात करते हैं आभार कलेक्शन, ये लॉन्च किया गया है हमारे गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम पोर्टल। अच्छा, जेम पोर्टल क्या है ये समझते हैं।
जेम पोर्टल भारत सरकार का ऑनलाइन खरीद फरोख्त प्लेटफॉर्म है, जहां पर सरकारी विभाग, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स और इंस्टीट्यूशन सीधे विक्रेताओं से सामान और सेवाएं खरीदते हैं। इसे वाणिज्य मंत्रालय, मतलब आपके वाणिज्य जो मंत्रालय है उसके तहत लॉन्च किया गया है, कॉमर्स मिनिस्ट्री एंड इंडस्ट्री। क्यों बनाया गया? ट्रांसपेरेंसी और आपको फास्ट खरीदने की प्रोसेस मिले, भ्रष्टाचार कम हो, एमएसएमई और स्टार्टअप और स्थानिक विक्रेताओं को मौका देना। ठीक है, तो ये चीज है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ है, हमने अभी तक यहाँ पे अक्टूबर को खत्म किया है महीना, अब नवंबर की बात करते हैं। भवानी आइसलैंड दैट वाज रिसेंटली इन न्यूज़ इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट? तो भवानी आइसलैंड ये है विजयवाड़ा, मतलब आंध्र प्रदेश। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। वर्ल्ड जेलीफिश डे हम कब मनाते हैं? ये मनाते हैं एनुअली हम हर साल 3rd ऑफ नवंबर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, वेयर इज अ ट्राई सर्विस एक्सरसाइज पूर्वी प्रचंड प्रहार कंडक्ट हो रही है? अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन, NBHM? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जिसको हम बोलते हैं नेशनल बी बोर्ड ऑफ इंडिया। वेयर वॉज एशियन यूथ गेम्स 2025 कहाँ पर हुआ है? ऑप्शन नंबर बी, बहरीन। मुझे बताइए बहरीन की कैपिटल क्या है? ठीक है, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ सेकेंड वर्ल्ड समिट फॉर सोशल डेवलपमेंट? ठीक है, तो कौन सी कंट्री है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कतर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, दोहा कतर। ठीक है, कैपिटल। ठीक है, जैसे इंडिया दिल्ली वैसे दोहा कतर। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अकाशा एयर इंडियाज न्यूएस्ट मेंबर ऑन द ग्लोबल एविएशन स्टेज। सर क्या है? अच्छा, ये फ्लाइट दिख रही है, अकाशा नाम की है। उस पे एक खिलाड़ी है, IATA, मतलब एयर इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। देखो, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन एक वैश्विक संगठन है जो दुनिया की एयरलाइंस का प्रतिनिधित्व करता है। ये जो IATA है, ये बना कब था भाई? ये बना था 1945 में। अच्छा, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? कहाँ पे है? कनाडा। ठीक है, कनाडा, याद रख लेना। अब ये काम क्या करता है? एयर ट्रैवल के लिए सुरक्षा, कैटरिंग, टिकटिंग, इसके नियम तय करता है। एयरलाइंस के बीच समय कोऑपरेशन बढ़ाता है, यात्रियों के लिए सुरक्षित, सस्ता और आसान हवाई सफर सुनिश्चित करता है। तो आकाशा एयर इसका सदस्य बना। लेकिन ऐसे भारत के कितने है? ये अब बन गया है चौथा। इसके पहले एयर इंडिया एक्सप्रेस, स्पाइस जेट, इंडिगो और यहाँ से आकाशा। तो याद रखो ये सारी चीज हुई है। नई IATA में जुड़ने वाली कौन है एयरलाइन? वो है आकाशा, जनवरी 2026 में जुड़ी। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडियाज क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स CRI 2026? दोस्तों सबसे पहले समझ लो कि भारत की रैंक कितनी है, वो है 9th। अच्छा, आपको ये तो पता होना चाहिए कि ये जो है क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स ये क्या है। देखो, ये बताता है कि कौन सा देश जलवायु जैसी आपदाओं से, जैसे बाढ़, चक्रवात, हीट वेव, सूखा पड़ जाना, इस सबसे प्रभावित हुए हैं। इसमें देशों की रैंकिंग मानव मृत्यु, आर्थिक नुकसान, GDP के अनुसार और आपदाओं की आवृत्ति आधार पर दी जाती है। ये रिपोर्ट जर्मन वॉच द्वारा दी जाती है। 2026 में जलवायु परिवर्तन का असर कहाँ और सबसे गंभीर है, यहाँ पर ये बताते हैं। तो भारत ने 9वीं मोस्ट अफेक्टेड कंट्री के तौर पर देखा गया है एक्सट्रीम वेदर 1995 से 2024 तक, और ये जर्मन वॉच द्वारा लाई जाती है। COP30 में हुआ था। तो मुझे बताइए कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 30 कहाँ पर हुआ है? और गूगल सर्च कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्या पता यही से क्वेश्चन बन जाए। COP31 कहाँ पर होने वाला है और COP30 कहाँ पर हुआ? ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। वी स्टेट सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन इन द बेस्ट स्टेट कैटेगरी 6th नेशन वाटर अवार्ड 2024, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज पार्टनर्ड विद ब्रिटिश काउंसिल ऑफ हॉर्नबिल फेस्टिवल 2025? तो कौन से गवर्नमेंट ने किया है ब्रिटिश काउंसिल के साथ ये हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाने के लिए? ये किया है दोस्तों नागालैंड। डियर स्टूडेंट, मुझे बताइए कि नागालैंड के गवर्नर का नाम क्या है? CM का नाम है नेफ्यू रियो। ठीक है, तो ये आपका कल्चरल प्रोग्राम भी होता है, हॉर्नबिल फेस्टिवल याद रखो कहाँ से होता है? नागालैंड।
आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI। देखो इसके पहले हमने क्या देखा था, इसके पहले दिखा था कि क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, अब यहाँ पे आया है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो 2026 एक यहाँ पे एनुअल रिपोर्ट है जो बताती है कि कौन से देश से जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी काम किया गया है। इसमें देशों को कार्बन उत्सर्जन, रिन्यूएबल एनर्जी, जलवायु परिवर्तन और उसकी नीतियां, सौर ऊर्जा का उपयोग, इस पर आपके देश को रैंकिंग दी जाती है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, देशों की जलवायु कार्रवाई का मूल्यांकन करना, उसकी नीतियों को और प्रगति में ट्रांसपेरेंसी लाना, दुनिया को सकारात्मक बदलाव और सुधार के लिए प्रेरित करना। तो उसमें भारत की रैंक है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, एंड दैट इज द 23rd पोजीशन। ठीक है, तो प्लीज याद रखो, देखो 2025 में हम कहा थे, अब कितना डिक्लाइन हो गया, तो ये चिंताजनक बात है। ठीक है, तो ये कौन लाता है, जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क एट UNEP, यूनाइटेड नेशन COP30। ठीक है, तो ये चीज याद रखो भैया, मैंने जो बताया। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन फीमेल टू होल्ड 11 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इन फ्री स्टाइल स्केटिंग। तो ये मिला है जानवी जिंदल को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। वर्ल्ड फिशरी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे, तो कब मनाते हैं हम वर्ल्ड फिशरी डे, ऑप्शन नंबर सी, नवंबर 21। ठीक है, प्लीज याद रखो, इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट सोविजियन मल्टीलैंग्वेज एंड मल्टी मॉडल AI ड्रिवन लार्ज लैंग्वेज मॉडल। तो ये जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है AI ड्रिवन भारत का, ये क्या है, भारत का खुद का जो बना है, तो इसका नाम है भारत जेन, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, ये काम क्या करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एक बड़ा लैंग्वेज लर्न मॉडल है, LLM। ये भारत के डेटा और भारत की भाषा को समझने वाला एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है जो भाषा, टेक्स्ट, सवाल जवाब, कंटेंट जनरेशन और आपके संवाद में मदद करता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। इसका नतीजा क्या होगा, सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सर्विसेज है, वो आपको जो यूज करने वाले हैं उनको समाधान मिलेगा। ठीक है, हम दूसरे टेक्नोलॉजी, चैट जीपीटी, जेमिनी, इनके भरोसे नहीं रह के, अब हमारा खुद का सिस्टम होगा, राइट। चीजें यही है, आपको समझना है। ओके डियर स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं, अगले चीज देखते हैं। विच कंट्री वॉन द फोर्थ डेविस वर्ल्ड कप। डेविस वर्ल्ड कप सबसे पहले देखो टेनिस से रिलेटेड होता है। ठीक है, टेनिस टेनिस। अब ये जीता किसने है, इटली ने जीता है, इटली कंट्री ने। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च सिद्धि 2.0 साइंटिफिक इनोवेशन इन ड्रग डेवलपमेंट हेल्थ केयर इंटीग्रेशन। तो ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है, तो दोस्तों ये है ऑप्शन नंबर डी, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेस, राइट। ये आपके ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। वेयर वॉज वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस 2025 हेल्ड, कहाँ पर हुआ है, तो ये हुआ है अजरबैजान। ठीक है, अजरबैजान, ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज इंडिया की पहली फर्स्ट ऑल कंपोजिट एयरफ्रेम टू सीटर ट्रेनर एयरक्राफ्ट हंसा 3NG लॉन्च, कहाँ पर हुई है, तो ये हुई है दोस्तों बैंगलोर। ठीक है, बैंगलोर। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड एड्स डे 2025। वर्ल्ड एड्स डे हर साल 1 दिसंबर को मनाया जाता है। उसके बाद इसकी जो थीम है दोस्तों, ये है ऑप्शन नंबर ए, ओवरकमिंग डिस्ट्रप्शन ट्रांसफॉर्मिंग द एड्स रिस्पॉन्स। जी हाँ, नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर, कब, ऑप्शन नंबर बी, विच इज December 2। ओके, तो नेक्स्ट बात करते हैं, विच डे इज ऑब्जर्व एज इंटरनेशनल चीता डे एवरी ईयर। सो कब मनाते हैं इंटरनेशनल चीता डे, तो ऑप्शन नंबर आपका जो है डी, विच इज 4 December। नेक्स्ट यहाँ पे है E2 रंगाराम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना। ठीक है, याद रख लो, तेलंगाना में है, स्टैटिक चीजें है। अब करंट पे आ जाते हैं। C-130J सुपर हरक्यूलस एयरक्राफ्ट इज डेवलप्ड बाय विच कंट्री, जो हमारे भारत में है, तो वो है ऑप्शन नंबर ए, यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, विच स्टेट होस्टेड द चराइचुंग फेस्टिवल टू रिवाइव एशियाज फर्स्ट प्रोटेक्टेड रॉयल बर्ड सेंचुरी। सो ये कहाँ पे है चराइचुंग फेस्टिवल, कौन होस्ट करता है, कौन सा होस्ट, और ये एशिया का पहला प्रोटेक्टेड रॉयल बर्ड के लिए सेंचुरी है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, असम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, असम। हु हैज बिकेम यंगेस्ट एंड द फर्स्ट एशियन टू रिसीव ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड, तो ये किनको मिला है, ये मिला है अनंत अंबानी जी को, राइट। उसके बाद बात करते हैं, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ 15th नेशनल स्ट्रीट फूड फेस्टिवल। देखो, नेशनल स्ट्रीट फूड फेस्टिवल का मतलब क्या होता है, ये पहले समझो। ये दिल्ली में हुआ है, इसका आंसर जान लो, दिल्ली। ठीक है, ये दिल्ली में हुआ है। अच्छा, दिल्ली में आयोजित होने वाले
खास फूड फेस्टिवल है जहां देश और अंतरराष्ट्रीय लेवल के स्ट्रीट फूड विक्रेता शेफ अपने अपने खाने को यहाँ पे प्रस्तुत करते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? लोकल जो खाना होता है, भोजन होता है, संस्कृति और स्ट्रीट फूड को प्रमोट करना। लोग यहाँ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के स्वादिष्ट और फास्ट और पारंपरिक व्यंजन का आप लुफ्त उठा सकते हैं। परिवार और जो युवा जनरेशन है उनके लिए मनोरंजन और जो खाने का अनुभव ये भी आपको मिलता है। नतीजा क्या होता है कि जो लोकल फूड इंडस्ट्री होती है ना उसको बढ़ावा मिलता है, पर्यटन और जो दिल्ली वासियों के लिए एक खास सांस्कृतिक अनुभव इससे मिला है और स्ट्रीट फूड और विविधता और प्रतिभा को दर्शाती है। सो प्लीज याद रखो ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, स्वास्थ्य पोर्टल हैज बीन डेवलप्ड अंडर विच सेक्टर स्कीम? सो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। ट्राइबल रिसर्च इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन एंड इवेंट, राइट, ये इन्होंने डेवलप किया है। हु इज द ऑथर ऑफ बुक द आर्ट ऑफ डूइंग नथिंग राइट, जो दिसंबर के महीने में आई है, तो वो है ऑप्शन नंबर डी, अजीत नवराज हंस। ठीक है। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल अंडर, देखिए मैंने अभी क्या बोला है, कौन सी सिटी होस्ट है एशियन क्रिकेट काउंसिल अंडर 19 एशिया वर्ल्ड कप? अभी अंडर 19 वर्ल्ड कप है, नमीबिया में हो रहा है, और एक कंट्री है, आप मुझे बताइए। मैं अंडर 19 एशिया कप की बात किया, तो उसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दुबई, राइट, दुबई। ओके, यूएई, दुबई। नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे कब मनाते हैं हम सर? तो हम हर साल नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे मनाते हैं दिसंबर 14, ठीक है, 14th ऑफ दिसंबर। व्हाट इज द नेम ऑफ मोबाइल एप्लीकेशन, बताइए मोबाइल एप्लीकेशन का नाम जो लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति फॉर ट्रांसफॉर्मिंग रूरल एरिया के ड्रिंकिंग वाटर गवर्नेंस को सुधारना के लिए। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सुजलाम भारत एप्लीकेशन। तो सुजलाम भारत एप्लीकेशन एक मोबाइल एप्लीकेशन है और डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे भारत सरकार ने पेयजल मतलब ड्रिंकिंग वाटर की सुविधा और प्रबंधन के लिए बनाया है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में साफ और सुरक्षित पेयजल की स्थिति को ट्रैक करना, पानी कहाँ से आ रहा है, टंकी की क्या लाइफ है, टंकी अच्छी या नहीं, पाइपलाइन और जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन है इसकी जानकारी देना, पानी की गुणवत्ता और इसकी आपूर्ति और पारदर्शिता, इसमें ट्रांसपेरेंसी लाना, जनता को जल संरक्षण और शिकायतें दर्ज करने के लिए एप्लीकेशन लाया गया है। इसका नतीजा क्या होगा? लोगों को जो पीने का पानी है उसकी वास्तविक स्थिति पता चलेगी, जल संकट कम करने और बेहतर प्रबंधन में मदद मिलेगी, सरकार और नागरिकों के बीच सहयोग और जवाबदारी बढ़ेगी, राइट। तो सुजलाम भारत एप्लीकेशन। ओके, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज 7th एडिशन ऑफ ग्लोबल एनवायरमेंट आउटलुक अ फ्यूचर वी चूज रिपोर्ट? सो किसने लाया है? ये लाया है ऑप्शन नंबर डी, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। अच्छा, समझो क्यों लाया गया है। ग्लोबल एनवायरमेंट आउटलुक एक संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट का उद्देश्य है कि दुनिया के पर्यावरण की वर्तमान स्थिति और भविष्य के विकल्पों को दिखाना। ये प्रदूषण, जलवायु परिस्थिति, जैव विविधता, भूमि और समुद्र की स्थिति पर डेटा देती है। रिपोर्ट बताती है कि अगर सही नीतियां और उपाय अपनाया जाए तो हम सतत और ग्रीन भविष्य चुन सकते हैं। पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों सिनारियों को दिखाती है ताकि आपकी पॉलिसी उस हिसाब से बने, राइट। तो आगे बात करते हैं, संचार मित्र स्कीम इज इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री? तो कौन सा मिनिस्ट्री की है संचार मित्र स्कीम? तो ऑप्शन नंबर ए, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन इनकी है। तो संचार मित्र स्कीम की बात करूँ तो भारत सरकार की ये एक इनिशिएटिव है जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र और दूर दराज एरिया में डिजिटल और मोबाइल सेवाओं को आसान बनाना है। ग्रामीण लोगों को मोबाइल इंटरनेट और डिजिटल सेवाएं देना, उनका प्रशिक्षण देना, सरकारी योजना और सरकारी सेवाओं को डायरेक्ट लोगों तक पहुंचाना, डिजिटल साक्षरता बढ़ाना, नागरिकों को आधार, पेमेंट, हेल्थ, एजुकेशन सेवाओं से जोड़ना। तो इसका फायदा क्या होता है? ये जो संसार मित्र स्कीम है, ग्रामीण जनता सरकारी और डिजिटल सेवाओं का फायदा उठाती है, रोजगार और डिजिटल जागरूकता बढ़ती है ग्रामीण क्षेत्रों में। भारत में डिजिटल मिशन को मजबूत किया जाता है। तो प्लीज याद रखो, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल मखाना बोर्ड लोकेटेड? तो ये है ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर सी, आपका बिहार। तो बिहार में है। अच्छा, गवर्नमेंट ने 4000, ठीक है, 4000, ठीक है, 4706
0.03 करोड़ का अलॉटमेंट किया है। डेवलपमेंट फॉर मखाना सेक्टर ड्यूरिंग फर्स्ट मीटिंग मखाना नेशनल बोर्ड, पुणे बिहार में इसका हब है। विच कंट्री टॉप द मेडल टैली एट दुबई 2025 एशियन यूथ पैरा गेम्स? तो ये अगर हम बात करें तो ये किया है टॉप उज्बेकिस्तान, ठीक है, उज्बेकिस्तान ने टॉप किया है दोस्तों, याद रखो। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो माइनॉरिटीज राइट्स डे इन इंडिया इज ऑब्जर्व एनुअली ऑन विच डे? एंड द करेक्ट आंसर इज December 18, विथ which all India Institute Medical Sciences became first in country, पहली इन कंट्री टू होस्ट ज़ेंजी पोस्ट ऑफिस? क्या है देखो, ज़ेंजी पोस्ट ऑफिस एक नई आधुनिक और टेक्नोलॉजिकल पोस्ट ऑफिस है, टेक्नोलॉजी वाली, खास तौर पर जो जनरेशन जेड है, युवा छात्र छात्राएं, इनकी ज़रूरतों के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। इसका मकसद है कि पारंपरिक जो हमारी पोस्ट सर्विसेज है ना, उसको डिजिटल, फास्ट और यूज़र फ्रेंडली बनाना। जैसे क्यूआर कोड से पार्सल, बुकिंग, डिजिटल पेमेंट, वाईफाई और आधुनिक वातावरण प्रोवाइड कराएगा। तो ये कहाँ पे है? एम्स विजयपुर, विजयपुर कहाँ पे? जम्मू कश्मीर, राइट? याद रखो भाई। आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले डियर स्टूडेंट एक रिक्वेस्ट है, प्लीज, आपको वीडियो अच्छा लग रहा है ना तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि कैसा लग रहा है कंटेंट, और हाँ अपने दोस्तों तक तो शेयर कीजिए, 3 दोस्तों तक शेयर कीजिए, फिर उनको बोले कि आप 3 दोस्तों तक शेयर कीजिए, फिर एक बड़ा मार्केट बनेगा। ठीक है, जोक सपाट, आपका काम क्या है यहाँ पे? सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताइए। एंड हाँ, हम 1 फरवरी से डेली करंट अफेयर्स रोज सुबह 7 बजे अपने चैनल पे ला रहे हैं। अगर आपको लगता है तो प्लीज जरूर देखिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। विच टू कंट्रीज को स्पॉन्सर्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशंस अलायंस ऑफ सिविलाइजेशन, UNAOC? देखो, यूनाइटेड नेशंस अलायंस ऑफ सिविलाइजेशन एक संयुक्त जो यूनाइटेड स्टेट की पहल है, जिसे सांस्कृतिक, धर्म और सभ्यताओं के बीच संवाद और सहयोग बढ़ाने के लिए बनाया गया है। सोचो, धार्मिक, सांस्कृतिक, इन दोनों के मतभेदों को कम करना, शांति और आपसी समझ को बढ़ाना, ठीक है, युवा और समाज में पॉजिटिव बदलाव लाना। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सी 2 कंट्री यहाँ पे को स्पॉन्सर या है इसकी? तो वो है स्पेन और तुर्की। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है। नेशनल शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब हब स्कीम हैज बीन इम्प्लीमेंटेड बाय विच मिनिस्ट्री? तो ऑप्शन नंबर बी, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। दिव्य कला मेला 2025 इज ऑर्गेनाइज्ड बाय विच डिपार्टमेंट? ठीक है, तो दिव्य कला मेला भारत में कौन सा डिपार्टमेंट यहाँ पे चलाता है? सो डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज। ठीक है, देखो, इस मेले में भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज आयोजित करता है, जो मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट के अंदर आता है। ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, जिसका उद्देश्य क्या है? दिव्यांग लोगों, पर्सन विद डिसेबिलिटीज, दिव्यांगजन, इनकी प्रतिभा, कला और हस्तशिल्प और जो यहाँ पे उद्यमशीलता मतलब एंटरप्रेन्योरशिप को दिखाना और उनके व्यापार को विकास को मंच देना, ये है। ठीक है, तो यही चीज है। ये इस बार का कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है भैया न्यू दिल्ली, याद रखिए। फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर वॉज लॉन्च बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? ठीक है, अच्छा, ये लाया किसने है? तो ये लाया गया है ऑप्शन नंबर, अच्छा ये गलत है, ठीक है, प्लीज यहाँ पे करेक्शन कर लीजिए, ये गलत है, ऑप्शन नंबर ए सही है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा अगर हम बात करें तो ये लाया गया है। यहाँ पे मैं वेरीफाई करना चाहूंगा आपको, क्योंकि डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि कौन लाया। प्लीज यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूंगा, मैं इसका जो सही आंसर है ना वो पीडीएफ में करेक्शन करके दूंगा। तो फिलहाल के लिए इस क्वेश्चन पे अपन पॉज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप गूगल सर्च कर लीजिए और अपने अकॉर्डिंग एक बार आंसर देखिए, इन दोनों के बीच में एक हो सकता है, लेकिन आई नो कि ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने लाया है, उसके अंदर दूसरे इंस्टीट्यूट इसको अपनाते हैं, बट अभी यहाँ पे सही जानकारी फिलहाल कंफ्यूजन में है, तो प्लीज इसको पॉज करते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन देके गूगल सर्च कर लीजिए और मुझे बताइए कि कमेंट में इसका आंसर क्या होगा। अच्छा, उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि ये जो वॉल्केनो है बेंजिमियाने, ये कौन से कंट्री में है? तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, रशिया। रशिया, ठीक है। विच इंडियन मेल चेस प्लेयर वॉन द ब्रॉन्ज मेडल एट 2025 FIDE वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप दोहा? तो ये किसने जीता है? ये जीता है अर्जुन एरगेसी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ पे जीता कौन है? मैग्नस कार्लसन।
ठीक है, मैग्नस कार्लसन। तो प्लीज प्लीज याद रखो। अर्जुन एरगसी और कॉनेरू हम्पी, इन्होंने क्या जीता है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है 2025 फीडे वर्ल्ड रैबिट चेस चैंपियनशिप, जो कि 2025 में दोहा में हुई है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। विच ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली कंडक्टेड द मेडन फ्लाइट टेस्ट ऑफ पिनेका लॉन्ग रेंज गाइडेड मिसाइल। तो बात करते हैं, तो ये किया गया है अगेन डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ जो है उनके द्वारा। पिनेका लॉन्ग रेंज गाइडेड जो रॉकेट है, ये भारत का लॉन्ग रेंज बहु उपयोगी गाइडेड रॉकेट सिस्टम है जिसे डीआरडीओ ने बनाया है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है। सैन्य ऑपरेशंस में दुश्मनों के ठिकानों का पता लगा के गोला बारूद या स्ट्रेटेजिक लक्ष्यों को नष्ट करता है। सटीक और लंबी दूरी की मारक क्षमता है। भारतीय सेना के पास स्वदेशी आधुनिक और भरोसेमंद रॉकेट सिस्टम इनके जैसे उपलब्ध है। अब बढ़ते हैं आईएनएसवी। ठीक है, आईएनएसवी कौंडिन्या। ठीक है, तो ये क्या चीज है, देखो ये रिसेंटली समुद्र यात्रा पे गई है। अ, ये पूछ रहे हैं क्वेश्चन में कि भारत के कौन से राज्य से शुरू किया था यात्रा, ओमान पहुंची है, गुजरात से शुरू किया। तो दोस्तों याद रखो, भारत का एक प्राचीन शैली का जहाज बोल सकते हो, सेलिंग वेसल। इसे भारतीय नौसेना ने प्राचीन जो भारतीय समुद्री विरासत को दर्शाने के लिए बनाया है। ये जहाज 5वीं सदी के भारतीय व्यापारी जहाज से प्रेरित है। ठीक है, आप फोटो में देख सकते हो, देखो फोटो में। ठीक है, इसका नाम है कौंडिन्य। ये एक प्राचीन भारतीय नाविक व्यापारी से लिया गया है। उद्देश्य भारत की समुद्री परंपरा, व्यापार मार्ग और नेविगेशन कौशल्य को दुनिया के सामने रखना। तो गुजरात से शुरू हुआ, ओमान तक पहुंचे, याद रखना। डियर स्टूडेंट, अगर आप बैंकिंग पढ़ ही रहे हो तो कंसेप्ट वाले वीडियो हम हर संडे अपने यूट्यूब चैनल पे लाते हैं। उसकी डेडिकेटेड एक प्लेलिस्ट बन गई है, सीआरआर का वीडियो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया गया है। अगर इच्छा है तो देख लेना, नहीं तो हर संडे को अपने यहाँ हर टॉपिक्स पे अलग अलग वीडियो आते हैं जिसमें आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से सीखोगे कि कंसेप्ट कैसे पढ़े जाते हैं, बेसिक। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। क्या है ये पढ़ते हैं। लॉन्च ऑफ प्रलय मिसाइल वाज कंडक्टेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, स्वेलो। तो ये दो करेक्ट आंसर है, अगेन डीआरडीओ। यहाँ पे है स्कीम फॉर प्रमोशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयज वाज लॉन्च बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ESIC। Which city in Odisha has been upgraded from म्यूनसिपलिटी से म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी, पूरी। ठीक है, पूरी। इन मिनिस्ट्री of statistics and program implementation new logo, what does the अशोक चक्र symbolize? तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने यहाँ पे नया लोगो लाया है, ये आपके सामने लोगो है। तो इसमें पूछे कि अशोक चक्र क्या दर्शाते हैं, तो ये दर्शाते हैं ट्रूथ, ट्रांसपेरेंसी एंड गुड गवर्नेंस। ठीक है, तो याद रखो। और मैस्कॉट का नाम क्या है, सांख्यिकी। डियर स्टूडेंट, इसका नाम है सांख्यिकी। हु इज द ऑथर ऑफ बुक हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड, रिसेंटली लॉन्च की गई है गोवा के सीएम प्रमोद सावंत द्वारा। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ये है ऑप्शन नंबर बी, प्रेम प्रकाश। ठीक है, ऑथर पूछा है ना। ठीक है, तो ये है आपके प्रेम प्रकाश। यहाँ पे है नागौरी अश्वगंधा, रिसेंटली जियोग्राफिकल इंडिकेशन मिला है, ये कौन से राज्य से है, तो ये है राजस्थान। ठीक है, राजस्थान, अश्वगंधा, नागौरी अश्वगंधा, राजस्थान। विच डिस्ट्रिक्ट बिकेम इंडियाज फर्स्ट चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट 2025 में बनने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है, छत्तीसगढ़ का बालोद जिला। छत्तीसगढ़ का बालोद जिला, तो छत्तीसगढ़ राज्य है, जिला है बालोद। ओके, अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस रिपोर्ट व्हाट इज इंडियाज प्रोजेक्टेड जीडीपी ग्रोथ रेट, क्या है भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट जो अकॉर्डिंग यूनाइटेड नेशंस ने बोली है। 2026 में हमारी जीडीपी की ग्रोथ रहेंगी 6.6% के साथ फिलहाल, आगे चेंज होगी तो अपडेट कर दिया जाएगा। विच इंस्टीट्यूशन क्रिएटेड क्रिएटर्स कॉर्नर प्लेटफॉर्म टू एम्पावर डिजिटल क्रिएटर्स अक्रॉस इंडिया। तो जो भी हमारे भारत देश में क्रिएटर्स है लेकिन उनको डिजिटली अपने प्लेटफॉर्म पे लाना, प्लेटफॉर्म देना, ऐसी कलाओं को लाना जो भारत और देश के लिए काम में आए, सांस्कृतिक, एजुकेशनल, कोई नॉलेज वाले हो, उनको प्लेटफॉर्म देना, तो ये दे रहा है आपको प्रसार भारती। ठीक है, याद रखिए, डीडी न्यूज क्रिएटर कॉर्नर टू एम्पावर, यहाँ पे कौन है, प्रसार भारती। ठीक है, प्रसार भारती, या फिर अगर ऑप्शन में ये भी रहता है डीडी न्यूज तो ये भी सही है। ठीक है,
ये उसी के अंडर आता है, ठीक है। तो याद रख लीजिए, प्रसार भारती अभी ऑप्शन है, क्लियर है। डीडी न्यूज भी है तो वो भी सही है। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। नेशनल यूथ डे, युवा दिवस हम हर साल कब मनाते हैं? तो जनवरी 12 जनवरी को हम हर साल नेशनल यूथ डे मनाते हैं। व्हाट इज परम शक्ति दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज? ये जो परम शक्ति है ये भारत में बना हुआ सुपर कंप्यूटिंग कंप्यूटर वाला सिस्टम है। आईआईटी किसके साथ बना है ये दोस्तों? ये बना है आईआईटी मद्रास के साथ, टाई अप करके आईआईटी मद्रास के साथ, ठीक है। ये चीज याद रख लीजिए। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ विल फॉर पीस एक्सरसाइज? तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, साउथ अफ्रीका होस्ट है। कौन सी? ब्रिक्स प्लस कंट्री विल फॉर पीस। इन विच इंडियन, कौन है इंडियन हु नॉमिनेटेड बाय यूएन सेक्रेटरी टू चेयर एडवाइजरी बोर्ड ऑफ डिसआर्मामेंट मैटर्स फॉर 2026-27? अच्छा, पहले समझो कि डिसआर्मामेंट मैटर क्या होता है। भारत सरकार का एक सलाहकार बोर्ड है जो परमाणु हथियार, मिसाइल, जैविक और रासायनिक हथियारों से संबंधित पॉलिसी और इंटरनेशनल लेवल्स पे समझौते पर सलाह देता है, ये होता है। तो अपॉइंटमेंट किसको मिली है? डीबी वेंकटेश वर्मा, ठीक है, एडवाइजरी बोर्ड के डिसआर्मामेंट मैटर्स। अच्छा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने यहाँ क्या क्या बोला जा रहा है, देखिए। कौन सी पंचायत है राजस्थान में जो फर्स्ट फुल्ली ऑर्गेनिक विलेज बॉडी उस राज्य में बन गई है? तो ये है भामनवास कानकेर पंचायत, ठीक है। ये फर्स्ट राजस्थान की पंचायत जिसको सर्टिफाइड मिला है कि ये फुल्ली ऑर्गेनिक है, केमिकल बेस्ड फ्री सब फार्मिंग कर रहे हैं, केमिकल का यूज नहीं हो रहा है। आगे बात कर रहे हैं, स्पुतिक गोस्टर फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? तो ये मनाई जाती है दोस्तों लद्दाख में। अच्छा, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ वुमेन 2026 इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन हॉकी वर्ल्ड कप क्वालिफायर? सो द तेलंगाना हैदराबाद इज आवर करेक्ट आंसर। हु has became India's 92nd chess grandmaster? So the correct answer is आर्यन आर्यन वर्नस्ट नहीं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी प्लीज याद रखो। अच्छा, जन शिक्षण संस्था स्कीम इज सेंट्रल सेक्टर स्कीम इम्प्लीमेंट बाय विच मिनिस्ट्री? कौन सा मिनिस्ट्री के द्वारा होता है? तो वो होता है ऑप्शन नंबर सी, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, याद रखो। वेयर वाज 86th ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस AIPOC 2026 हेल्ड? तो ये कहां पर हुई है दोस्तों? ये हुई है आपकी लखनऊ में। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। वाधवान पोर्ट ये न्यूज में है तो ये कहां पर बसा है? ये महाराष्ट्र में है। ये महाराष्ट्र का मैप आप देख सकते हैं, यहाँ पे महाराष्ट्र और ये वाधवान पोर्ट, ठीक है, वाधवान पोर्ट। आगे बात करते हैं, पराक्रम दिवस इज ऑब्जर्व इन कॉमरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच फ्रीडम फाइटर? तो सुभाष चंद्र बोस। और अगर हम बात करें तो उनके जयंती के दिन, ठीक है, उनकी बर्थ एनिवर्सरी के दिन हम यहाँ पे पराक्रम दिवस मनाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, द स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर नेचर 2026 रिपोर्ट was released by which organization? तो ये करता है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है, इनके द्वारा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अनाउंस द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ थर्ड सेंटर ऑफ फॉर फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन विच स्टेट? ठीक है, जो दवोस की भी मीटिंग हुई है उसमें बोला गया है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अनाउंस किया है एस्टेब्लिशमेंट करना है तीन सेंटर, थर्ड सेंटर ऑफ फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन कौन से राज्य भारत में? तो वो जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी विच इज द आंध्र प्रदेश। डियर स्टूडेंट, अगर हम बढ़े आगे तो यहाँ पर हमने आरआरबी क्लर्क मेंस की हमारी ये जो सीरीज है ये खत्म कर दी है। इसके साथ साथ आपको मैं पेड पीडीएफ्स, मतलब पैसे नहीं देना है भाई, जो पेड प्लेटफॉर्म्स हैं, जो मेरा सब्सक्रिप्शन है, मैं उसकी भी पीडीएफ्स इसके बाद डालने वाला हूँ। ये पीडीएफ को भी पढ़िए, स्पेशली आरआरबी क्लर्क की जो है, जो पेड प्लेटफॉर्म्स है उनकी फ्री में पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डालने वाला हूँ। तो प्लीज उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए दोस्तों आपको इस वीडियो को पहले तो लाइक करना है, आपको कैसा लग रहा है वो बताइए, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए दोस्तों, और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि आने वाले और भी एग्जामिनेशन है उसके लिए बैंकिंग, करंट अफेयर, स्टैटिक न्यूज हमारे चैनल पर अच्छे से कवर करेंगे। अगर हाँ आपने क्लास 1 क्लास 2 नहीं देखा है उसकी भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो डियर स्टूडेंट, मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन तब तक भूलिए मत, लाइक कीजिए वीडियो को, कमेंट कीजिए कैसा लगा, और दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, टेक केयर, बाय बाय।